हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 33 एंड पार्लियामेंट का लास्ट पार्ट है, 9th पार्ट। क्योंकि आप सभी थक गए होंगे पार्लियामेंट के लेक्चर देख देख के। अब ये लास्ट पार्ट है, बट मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी कराऊंगा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। और मैंने आपसे ये भी बोला था कि दो पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, एक पार्लियामेंट और एक फंडामेंटल राइट, जिसमें से 50 to 60% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। दैट्स माय गारंटी। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है पार्लियामेंट का, देखते हैं इसको। देखो, ये वीडियो 3 बजे आता है। कब? दिन में 3 बजे। क्लियर? और वीक में 2 दिन, वेडनेसडे, याद रखो इसको, वेडनेसडे एंड संडे। आज है वेडनेसडे। अब ये वीडियो 34th लेक्चर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि ये पार्लियामेंट का लास्ट पार्ट है। 34 लेक्चर होगा सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट पार्ट। देखो, पार्लियामेंट पर मैंने आपको हर एस्पेक्ट से बताया है, आप सारे लेक्चर देख लीजिए। 15 या 20 मिनट का एक लेक्चर है, बट आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। दैट्स माई गारंटी। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनेंशियल कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। अब देखो, ये मैं कई बार आपको रिपीट कर चुका हूँ। इवन प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था कि पार्लियामेंट के अंदर एक कुछ फाइनेंशियल कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी होती है। क्या होती है? स्टैंडिंग कमेटी। अब स्टैंडिंग कमेटी में भी कुछ फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी होती हैं जो कि फाइनेंस पर कंट्रोल करती हैं बाय पावर ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन कौन सी फाइनेंशियल कमेटी है पार्लियामेंट की। देखते हैं। देखो, सबसे पहली पब्लिक अकाउंट कमेटी बिल्कुल है, फाइनेंशियल कमेटी है। पीएसी में आपको फिर से रिपीट करता हूँ, 22 मेंबर होते हैं। कितने? 22 मेंबर, जिसमें से 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। क्लियर? तो ये हो गए 22 मेंबर। एक और चीज याद रखना। क्लियर? इसका काम क्या होता है कि ये रिपोर्ट को स्क्रूटाइज करती है। किसकी रिपोर्ट? सीएजी की, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो कि रिपोर्ट होती है, इसको स्क्रूटाइज करती है पीएसी। और सिंस 1966 और 67 से इसका अपोजिशन पार्टी से चेयरमैन होता है। क्या होता है? अपोजिशन पार्टी से चेयरमैन होता है। क्लियर? सिंस 1967-68 से अपोजिशन पार्टी से चेयरमैन होता है। किसका? पीएसी का। और ये अपॉइंट कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा स्पीकर। और टेन्योर कितना रहता है इस कमेटी का? 1 ईयर। समझ गए? तो ये फाइनेंशियल कमेटी है पीएसी। एस्टिमेट कमेटी, ये भी फाइनेंस कमेटी है। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर, ऑल फ्रॉम लोकसभा। क्लियर? ये भी क्लियर। देन आफ्टर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये भी फाइनेंशियल कमेटी है। इसमें भी 22 मेंबर होते हैं। कितने? 22 मेंबर, 15 फ्रॉम द लोकसभा और 7 फ्रॉम द राज्यसभा। तो इसका आंसर क्या है? 1, 2, 3। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते अपन आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, जैसे मैंने बताया था कि पार्लियामेंट के अंदर 2 कमेटी होती है। पार्लियामेंट के अंदर 2 कमेटी होती है। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी होती है एडॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी यार परमानेंट कमेटी, ये परमानेंट कमेटी है। क्लियर? और ये होती है टेम्परेरी। क्या है? ये है टेम्परेरी कमेटी। क्लियर? याद रखोगे, ये परमानेंट कमेटी और ये टेम्परेरी कमेटी है। परमानेंट कमेटी का काम क्या होता है कि ये परमानेंटली रहती है। जैसे मैंने बताया था आपको, पीएसी, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ये सारी स्टैंडिंग कमेटी है। एडॉक कमेटी क्या होता है कि जैसे मान लिए कोई पब्लिक इंपोर्टेंस काम आ गया
और कमेटी सेटअप करी गई। इवन इसके बाद जब काम हो गया, वर्क हो गया, इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया। क्लियर, याद रखोगे। देखते हैं, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बिल्कुल है, स्टैंडिंग कमेटी। एस्टीमेट कमेटी बिल्कुल है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बिल्कुल है। एडॉक कमेटी नहीं है। क्लियर, ये स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, एडॉक कमेटी ये टेम्परेरी कमेटी होती है, याद रखना। चलते अपन आगे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी हैज बी नॉट बीन सेटअप, ये पूछ रहा है कि पार्लियामेंट कमेटी कब सेटअप नहीं करी जाती है। क्लियर, पब्लिक अंडरटेकिंग में बिल्कुल करी जाती है, सही है। गवर्नमेंट एजुकेशन में बिल्कुल है। एस्टीमेट कमेटी बिल्कुल है। वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी कमेटी नहीं है, ना ही कोई वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी के लिए कोई भी स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, बट इसके लिए क्या है, माइनॉरिटी कमीशन है। माइनॉरिटी कमीशन है जो कि माइनॉरिटी पर फोकस करता है। और माइनॉरिटी कौन होती है, हमारे इंडिया में जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उन सभी के वेलफेयर के लिए एक माइनॉरिटी कमीशन है, ना कि कोई स्टैंडिंग कमेटी है, याद रखना। चलते अपन आगे। द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप फॉर प्रूविंग द 2G स्पेक्ट्रम इशू कंसिस्ट ऑफ, देखो 2G स्पेक्ट्रम बच्चे बच्चे को मालूम है, इसके लिए भी पार्लियामेंट में एक कमेटी सेटअप करी गई थी फॉर इन्वेस्टिगेशन दी 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। क्लियर, इसके लिए अब ये पूछ रहा है कि उसमें कितने मेंबर थे, तो देखो इसके अंदर 30 मेंबर थे, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कमेटी में 30 मेंबर थे, बट 30 मेंबर एक ही हाउस से नहीं लिए, दोनों हाउस से लिए गए थे, जिसमें से 20 मेंबर फ्रॉम दी लोकसभा और 10 फ्रॉम दी राज्यसभा। याद रखना, 30 मेंबर थे। क्वेश्चन आ सकता है, इन व्हाट वे डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सर्साइज कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूछ रहा है कि बताइए किस तरीके से इंडियन पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल करती है। तो मैंने बताया था पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है, थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा, थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा कंट्रोल करती है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड, अब ये पूछ रहा है कि बताइए पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से ऑफिस आते हैं, देखते हैं अपन। देखो स्पीकर आता है, बिल्कुल आता है। डिप्टी स्पीकर लोकसभा बिल्कुल आता है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा बिल्कुल होता है। जो लोकसभा के सेक्रेटरीट को हेड करता है उसको बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल पार्लियामेंट का पार्ट होता है। तो दैट्स वाई ऑल 4 आर करेक्ट। इन विच ईयर वॉज प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट फर्स्ट इनेक्टेड, देखो ये पूछ रहा है कि फूड एडल्ट्रेशन एक्ट पहली बार कब इनेक्ट किया गया था। और फूड एडल्ट्रेशन एक्ट क्या होता है, देखो आप जानते हो कि हमारे इंडिया में कई जगह ऐसा है जहाँ पर एडल्ट्रेशन फूड, गंदा फूड मिलता है, इवन मिक्सिंग ऑफ दी एडल्ट्रेशन इन द फूड, जो कि हेल्थ के लिए इफेक्टिव होता है। बट इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दी सेफ फूड और दी इकोलॉजिकल फूड टू ऑल पीपल that does not harm or adversely affect on the health of the person। क्लियर, तो ये कब सबसे पहले इनेक्ट कब हुआ था, 1954 में हुआ था। चलते अपन आगे। ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 आर, ये पूछ रहा है कि बताइए सारे ऑफेंस जितने भी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में किए हैं वो क्या कंसिडर करे जाते हैं, तो वो है कॉग्निजेबल एंड समरी लेवल ट्राइबेबल। याद रखना, सिंपल है, फैक्चुअल है। ऑफेंसेस आर ट्राइड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 बाय द कोर्ट ऑफ, ये पूछ रहा है कि बताइए कोई ऑफेंस हुआ है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, उसमें से कौन सा कोर्ट इसको हियरिंग करेगा अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है तो वो होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। फैक्चुअल है, याद रखना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसकी हियरिंग सुनेगा अगर कोई भी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में कोई भी ऑफेंस हुआ है तो। अंडर द
प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 ऑल ऑफेंस आर, ये पूछा है कि बताइए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के अंदर सारे ऑफेंस क्या कहलाएंगे। देखो कॉग्निजेबल है, बिल्कुल है, क्लियर। बेलेबल है, नहीं है, बेलेबल कोई नहीं है, नॉन बेलेबल है। कंपाउंडेबल है, बिल्कुल है। पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट एंड फाइन बोथ, ये भी है, क्लियर। पनिश भी करा जाएगा, साथ में इम्प्रिजमेंट और फाइन भी लगाया जाएगा, और इट इज ऑल्सो अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, ए और डी। क्या है, ए और डी, देख लेना आप सबसे, क्लियर। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट एक्सटेंड टू, ये पूछा है कि बताइए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट कहाँ तक इंडिया के पार्ट को एक्सटेंड करता है। तो ये पूरे इंडिया पर एक्सटेंड करता है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट पूरे इंडिया पर लागू होता है, होल ऑफ इंडिया। Who is held responsible for the offence committed by company under the प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ये पूछा है कि बताइए अगर कोई भी ऑफेंस होता है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, अगर किसी कंपनी के अंदर, तो कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। देखते हैं अपन। देखो डायरेक्टर होगा, बिल्कुल होगा। मैनेजर होगा, बिल्कुल होगा। सेक्रेटरी होगा, बिल्कुल होगा। तो ऑल ऑफ दी अबव, इसमें सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी ऑफेंस होता है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में। चलते पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, बताइए इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं होता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बिल्कुल सही है, 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया था। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बिल्कुल है। सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 बिल्कुल है, क्लियर। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। याद रखो, आपको याद है 73rd एंड 74th। अब ये पूछ रहा है कि बताइए ये गलत कैसे होगा, मैं बताऊंगा। देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन द इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडी इन अर्बन एरिया, बिल्कुल गलत। अर्बन एरिया नहीं आएगा यहाँ पर आएगा रूरल एरिया। क्या आएगा, रूरल एरिया। तब ये 73rd होगा, क्योंकि 73rd इज रिलेटेड टू वी कैन से पंचायत, एंड 74th इज रिलेटेड टू लोकल अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये तो गलत ही होगा बिल्कुल। अगर यहाँ पर 74 लिखा होता तो सही होता। ये 73rd में रूरल एरिया होना चाहिए, तो ये सी गलत है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, ये पूछ रहा है कि बताइए कब फोर्स में आया था, कब, कौन सा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये फोर्स में कब आया था। देखो ये एक्ट कब आया था, 2005 में इसको असेंड मिल गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। बट ये फोर्स में कब आया, तो फोर्स में आया 26 अक्टूबर 2006 में। कब, 26 अक्टूबर 2006 में ये फोर्स में आया। बट आप एक और चीज़ ध्यान रखना, ये प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 लिखा जाता है हमेशा, पर फोर्स में 26 अक्टूबर 2006 में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल एक्ट, ये पूछा है कि बताइए सोशल एक्ट कौन सा नहीं है। मीसा एक्ट, नहीं बिल्कुल नहीं है। मीसा का फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, इंटरनल सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, ये सोशल एक्ट नहीं है, मीस एक्ट। तो पहला इसका आंसर हो गया, क्लियर। एंटी डाबरी एक्ट बिल्कुल है सोशल, अगर डाबरी होती है, दहेज प्रताड़ना होता है, उसको रोकना, ये सोशल ही एक तरीके से। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट बिल्कुल है, SC/ST को प्रोटेक्ट करना, क्लियर। प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट बिल्कुल सोशल है, किसी भी ट्रैफिकिंग चाइल्ड की चाहे वुमेन की उसको रोकना, दैट इज ऑल्सो अ सोशल इशू, क्लियर। मीसा एक्ट नहीं है सोशल एक्ट। with reference to the consumer right privilege under the provision of law in India,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये पूछ रहा है कि बताइए कि कंज्यूमर राइट में कौन से एक्ट के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। क्लियर, कंज्यूमर आर एम्पावर्ड टू टेक सैंपल फॉर फूड टेस्टिंग। बिल्कुल, कंज्यूमर ले सकता है फूड टेस्टिंग के लिए, किसी भी दुकान से सैंपल ले सकता है। क्लियर, व्हेन अ कंज्यूमर फाइल ए कंप्लेंट इन एनी कंज्यूमर फोरम नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। बिल्कुल गलत है, मिनिमम फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट। याद रखना, तो ये गलत हो गया, फीस तो लगती है। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ए कंज्यूमर हिज हर लीगल हायर कैन फाइल ए कंप्लेंट इन द कंज्यूमर फोरम ऑन हिज हर बिहाफ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अगर मानिए किसी भी एडल्ट्रेशन फूड को खाकर किसी कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसके जो भी उसके रिलेटिव होंगे या हायर होंगे वो कंप्लेंट कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में, और उसको कंपनसेशन वही कंपनी देगी जिसको खा के उनकी डेथ हुई है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। विथ रेफरेंस टू द provision of Benami Property Transaction Act 1988 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पूछ रहा है कि बताइए बेनामी प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 में जो आया था इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं देखते हैं। चलो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज अ बेनामी ट्रांजैक्शन इफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन। बिल्कुल गलत है। अगर ओनर को पता नहीं होगा कुछ भी एक्ट के बारे में या प्रॉपर्टी के बारे में या ट्रांजैक्शन के बारे में तो भी वो प्रॉपर्टी बेनामी कंसिडर करी जाएगी बाय गवर्नमेंट। याद रखना, ये नहीं है कि ओनर को नहीं पता होगा तो बेनामी प्रॉपर्टी नहीं करी जाएगी। झूठ भी बोल सकता है कि मुझे पता ही नहीं, कोई भी झूठा प्रूफ दे सकता है, बट वो बेनामी प्रॉपर्टी कंसिडर करी जाएगी। याद रखना, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी बेनामी पाई जाती है तो गवर्नमेंट के कब्जे में वो प्रॉपर्टी आ जाएगी, गवर्नमेंट उस पर कब्जा कर सकती है। सेकंड सही है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर 3 ऑथोरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी एपीलेट मैकेनिज्म। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत इसलिए है क्योंकि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट का, और इसमें एपीलेट मैकेनिज्म को भी मेंशन कर दिया था कि इसमें एपीलेट क्या होता है। देखो एपीलेट मतलब क्या है कि जैसे आप कोर्ट में जाते हो तो बेनामी प्रॉपर्टी के लिए भी एक कोर्ट होगा जो कि इसकी हियरिंग सुनेगा। एपीलेट आपकी शिकायत को हियर करना, तो इसमें है मैकेनिज्म, एपीलेट का मैकेनिज्म है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या है 2, ओनली 2 सही है। चलते अपन आगे। व्हेन वाज द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इनेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पूछ रहा है कि बताइए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सबसे पहले कब आया था। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम आया था 1871 में। कब आया था 1871 में। ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया था 1871 में बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग इंडिया फेस द कॉलोनिज्म। चलते अपन आगे। The Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocity Act 1989 came into force। ये पूछ रहा है कि बताइए Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocity Act 1989 कब फोर्स में आया। तो ये आया 30 जनवरी 1990 को। याद रखना 30 जनवरी 1990 को ये फोर्स में आया। हालांकि एक्ट लिखाया था 1989। चलते अपन आगे। लास्ट है फैक्चुअल थे। हु हैज द पावर टू मेक द रूल फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये पूछ रहा है कि बताइए किस ऑथोरिटी के पास पावर है टू चेंज और एडिंग द पावर और द करेक्शन द प्रॉपर पर्टिकुलर एक्ट दैट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। तो ये सिर्फ ओनली सेंटर की पावर है। किसकी पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। तो इसी के साथ आपका पार्लियामेंट का पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने पार्लियामेंट। तो आपको बड़ी खुशी होगी क्योंकि आप 1 महीने से पार्लियामेंट देख के थक चुके हो। क्लियर? तो मैंने आपका पार्लियामेंट खत्म कर दिया है। आज है वेडनेसडे और अगले संडे को आपको सुप्रीम कोर्ट का पढ़ाऊंगा पूरे एस्पेक्ट से, जिससे आपका सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। और मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ MCQ, जिसमें आपको वीक में 2 दिन वीडियो मिलेंगे और 20 MCQ आपको कराए जाएंगे
चैप्टर वाइज, तो जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाए और आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। दैट्स माय गारंटी। क्लियर? तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम संडे को, तब तक के लिए जय हिंद।